दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे और इरा इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं अभिषेक शुक्ला आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की और साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी, सर प्रीलिम्स के अंदर इसमें कहां से आएंगे क्वेश्चंस, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पे हमने कोशिश की है कि साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उनको यहां पर कवर किया जाए। क्लियर हो गई बात। तो आज जब आप इस पूरे लेक्चर को समाप्त कर रहे होंगे तो आप एक चीज देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस जो हमें सीधे स्टेटमेंट बेस्ड दिए जाते हैं प्रीलिम्स के अंदर और मेंस के अंदर, तो ये सीधा सीधा एक क्वेश्चन आता है कि साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो आपसे जरूर बनेगा। क्लियर है। तो इसी उम्मीद के साथ आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। क्लियर है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आप लोगों ने अक्सर कई जगह पढ़ा होगा कि सबसे जो लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का वो किसका है, इंडिया का है। ध्यान दीजिएगा, लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है इसकी भी हम बात करेंगे। उससे पहले यह देखते हैं कि वर्ल्ड में कितने तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन हमको देखने को मिलते हैं। दो तरीके के, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम बात करें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत होती है सबसे पहले, अगर हम देखें तो हमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले यूएस का देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा 1789 के अंदर, कब 1789 के अंदर सबसे पहले यूएसए ने अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड को दिया। उससे पहले सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन किसने दिया, तो ध्यान रखिएगा यूके ने दिया, अर्थात ब्रिटेन ने दिया। बट आपको एक बात ध्यान रखना है आपको कि इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्लियर है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्लियर हो गई बात। ये आपके दिमाग में दो बातें होनी चाहिए। तो वर्ल्ड का फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग यूएस का है, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, ब्रिटिश का है। वर्ल्ड का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहां का है, तो ध्यान रखिएगा ब्रिटेन का है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है। बट आपको ध्यान रखना है फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी तो ध्यान रखिएगा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, तो इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा 12th सेंचुरी के अंदर, क्लियर है, मैग्ना कार्टा आया था। उसके बाद से धीरे धीरे वहां पे जब कौन सा आया, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई कहां, ब्रिटेन के अंदर। क्लियर है। तो अगली बात अपन करते हैं, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो सबसे पहला एक क्वेश्चन बनता है, हु हैज कॉल्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। भारतीय संविधान को किसने विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा सीधा पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है, सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत डिस्क्राइब्ड, ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। किसने कहा है, सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है। यह बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है। आज की डेट में अगर लेंथ वाइज देखा जाए तो साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बट फिर भी अगर हम देखें वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस किसकी है, तो वो ध्यान रखिएगा आप लोग, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है। अभी हम बात करेंगे कि इतना लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है हमारा, इसकी हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसका। पर पहले आपको यह स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान को किसने विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा है। Who has called the Indian Constitution the largest and the most comprehensive constitution in the world? तो ध्यान रखिएगा आइवर जेनिंग साहब ने ये कहा है। क्लियर है। आइए अगली बात करते हैं हम। अगली बात करते हैं सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन कहां का है। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो ध्यान रखिएगा चाहे वर्ल्ड वाइज देखें चाहे आर्टिकल वाइज देखें, पहले आपको कहीं पे यह लिखा मिले कि सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन, स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए का है। तो ध्यान रखिएगा यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 7 आर्टिकल्स हैं, बट जो मोनाको का कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि 1962 के अंदर बना था, ध्यान रखिएगा कब बना था, 1962 के अंदर बना था। इसमें कितने आर्टिकल्स हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग, मात्र 4 आर्टिकल्स हैं। और इसमें हमने वर्ड भी देखे हैं,
मात्र 3814 वर्ड्स हैं। ये याद नहीं करना कि कितने वर्ड्स हैं, पर ध्यान रखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड्स, ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल बोथ देखेंगे तो सबसे छोटा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मोनाको का है। क्लियर है? तो वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी तो, और स्मॉलेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी तो मोनाको करके एक कंट्री है वहां का है। ये प्रीलिम्स के अंदर एमपीपीएससी सीधे फैक्ट्स पूछता है, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगली बात करते हैं, एक क्वेश्चन और आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आपको पता होना चाहिए। हाउ मेनी आर्टिकल्स, शेड्यूल्स एंड द पार्ट्स वेयर देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे इंडिया का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे 26 जनवरी 1950 को हमने इंप्लीमेंट किया है, ध्यान रखिएगा इनैक्ट किया है, वहां पे हमारे पास कितने आर्टिकल्स थे, कितने हमारे पास शेड्यूल्स थे और हमारे पास कितने पार्ट्स थे। तो ध्यान रखिएगा 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल थे और 22 पार्ट थे। क्लियर है? ध्यान रखिएगा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर 8 हमारे शेड्यूल्स थे, 395 आर्टिकल्स थे और 22 पार्ट्स थे। क्लियर है? अगर मैं आज की बात करूं कि आज के समय की स्थिति क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, अगर हमसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा अप्रोक्सीमेटली, यहां पे एक्यूरेट तो मैं नहीं कहूंगा, अप्रोक्सीमेटली 470 आर्टिकल्स हैं। कुछ आर्टिकल्स को नल एंड वाइड भी कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा, पर यहां पे 470 क्या है, ध्यान रखिएगा टोटल आर्टिकल्स हैं। पार्ट देखने में तो 22 ही हैं, पर टोटल 25 3 और पार्ट ऐड कर दिए गए हैं। जैसे आप देखेंगे 9A ऐड कर दिया गया है एक पार्ट के रूप में, 4A पार्ट के रूप में ऐड कर दिया गया है, 9B भी ऐड कर दिया गया है पार्ट के रूप में, तो ऐसे बहुत सारे और पार्ट ऐड कर दिए गए हैं। तो टोटल 25 पार्ट्स है प्रेजेंट में। क्लियर है? अगली बात करते हैं, एट प्रेजेंट जो है हमारे पास 25 पार्ट्स हैं और लगभग 470 क्या है, ध्यान रखिएगा आप लोग आर्टिकल्स। और शेड्यूल की बात करें अपन तो 12 शेड्यूल्स हैं। मतलब यहां पे एक चीज सीधे अपने को देखने को मिलेगी कि 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं जिसके थ्रू हमने 4 शेड्यूल्स को ऐड किया है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिससे हमने क्या किया, 9th शेड्यूल को ऐड किया। क्लियर है? उसके बाद 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर हमने क्या किया, ध्यान रखिएगा 10th शेड्यूल को ऐड किया। उसके बाद 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके थ्रू 11th एंड 12th शेड्यूल्स को ऐड किया गया है। यह दिमाग में अपने रखिएगा। अगर 9th शेड्यूल की अगर मैं बात करता हूं तो ये 1951 के अंदर आया और यहां पे हमने क्या किया, ध्यान रखिएगा जो भी 9th शेड्यूल के सब्जेक्ट मैटर थे लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट ना हो, क्योंकि पहले प्रॉपर्टी राइट जो था वो फंडामेंटल राइट था, इसलिए 9th शेड्यूल के अंदर हमने स्पेशल प्रोविजंस को रखा। 10th शेड्यूल के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ को रखा है, दल बदल कानून को, एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून जो कि 1985 के अंदर आया था। उसके बाद अगर अपन बात करें 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तो इसके अंदर हमने पंचायती राज को रखा है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को रखा है। 74th ध्यान रखिएगा अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को हमने रखा है और ये ध्यान रखिएगा 12th शेड्यूल के अंदर है ये। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 के अंतर्गत आए। क्लियर है? तो ये फैक्ट्स जो कि आपके प्रीलिम्स में सीधे पूछे जाते हैं और मेंस के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अगली बात करते हैं। अब अपन ये देखेंगे कि जो एलिफेंटाइन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, इसके पीछे रीजन क्या है कि आखिर इंडिया का इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है क्यों। इसके पीछे हमें यह देखना है कि आखिर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज्यादा बड़ा है क्यों, इसके पीछे रीजंस क्या क्या हैं, यह हमें बहुत ज्यादा डिटेल में देखना है और बहुत अच्छे से समझना भी है। क्लियर है? सबसे पहले अपन बात करें तो ज्योग्राफिकल फैक्टर है, हमारे पास क्या है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी भी है। क्लियर है? साउथ में जाएंगे अलग डाइवर्सिटी है, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे अलग डाइवर्सिटी है। अपन इवन अपने एमपी के अंदर देखें तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को हमको मिलती है। मालवा रीजन अलग, निमाड़ रीजन अलग, बघेलखंड अलग, बुंदेलखंड अलग, ग्वालियर चंबल रीजन अलग। अगर हम यहीं पे देखें तो बहुत सारी डाइवर्सिटी लैंग्विस्टिक भी देखने को हमको मिलती है। क्लियर है? कुल मिलाके हम यहां पे देखें तो जो हमें डाइवर्सिटी दिखने को मिलती है, सारी डाइवर्सिटी को, सबके इमोशंस को और सबसे बड़ी बात सबको एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए, क्लियर है, हमें क्या करना पड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन को अपने बहुत ज्यादा वास्ट करना पड़ा, बड़ा करना पड़ा। क्लियर है? अगली बात क्या है, हिस्टोरिकल फैक्ट। हिस्टोरिकल बहुत बड़ा फैक्ट ये है, ध्यान रखिएगा 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था उससे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड है। मोर देन 250
आर्टिकल्स जो हैं वो डायरेक्टली लिए गए हैं कहां से, ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। क्लियर है, एक बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से सीधा क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछ भी चुका है। क्लियर है, तो ध्यान में रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का सीधा इंपैक्ट हमने देखा है। क्लियर है, सीधा इंपैक्ट हमने कहां देखा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और मोर देन 250 आर्टिकल्स या तो थोड़े बहुत चेंज करके या तो सीधा सीधा कहां से ले लिए गए हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ले लिए गए हैं, इसलिए भी ये लेंदी है। क्लियर है, अगली बात करते हैं। एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द बोथ सेंटर एंड द स्टेट। अब जैसे यूएसए की बात अगर अपन करते हैं, किसकी बात करते हैं, यूएसए की। यूएसए एक ऐसी कंट्री है जहां सेंट्रल का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। क्लियर हो गई बात, सेंटर का क्या है, अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, और स्टेट का क्या है, अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर अपन बात करते हैं सेंटर और स्टेट के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन की, तो सीधी बात है सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, छोटा हो जाएगा। पर अगर जब हम एक ही साथ एक ही प्लेटफॉर्म में सेंटर और स्टेट के क्या लाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को लाएंगे, उनकी पावर्स को डिवाइड करेंगे, तो वो अपने आप क्या होता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। क्लियर है, इसके पीछे एक और रीजन है, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स को भी अपने अंदर, मोर देन 563 जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको हमने एक अम्ब्रेला के नीचे लेके आए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, आपको पता ही है, उनके प्रयासों से हमने 563 प्रिंसली स्टेट को एक प्लेटफॉर्म के अंदर लेकर आए थे। इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सारे प्रोविजंस को लाना, सबके सेंटीमेंट्स को एक जगह पे रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इस वजह से। क्लियर है, और आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 7 आर्टिकल नंबर 238, जिसको हमने नल एंड वॉइड कर दिया है, ध्यान रखिएगा, समाप्त कर दिया है, ध्यान रखिएगा, वहां पे हमने क्या किया था, पार्ट बी के जो भी स्टेट थे उनसे रिलेटेड प्रोविजंस को हमने रखा था। क्लियर है, ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, और अगली बात, डोमिनेंस ऑफ लीगल, जितने भी हमारे लीगल लोग थे, मतलब जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट पर्सन थे, अंबेडकर साहब को तो आप देख ही रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर, यहां पे हम अगर देखें तो मैक्सिमम लोग बैरिस्टर थे। तो ये लोग लीगल जितनी भी चीजें आती थी या उसको बहुत ज्यादा क्या करते थे, तार्किक रूप से देखते थे। इस वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर मैक्सिमम जो है बैरिस्टर्स थे, अगर मैं बात करूं मैक्सिमम लोग जो थे वो वकील थे। इस वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंदी हो गया, क्योंकि सारे लीगल पचड़ों को वहीं पर सॉल्व करने की क्या करते थे, कोशिश, या मैं कहूं कि आपस में क्या करते थे, डिबेट। क्लियर है, अगली बात करते हैं। अगली बात करते हैं एक क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, किसने भारतीय संविधान के विस्तृत होने को उसका दुर्गुण और वकीलों का स्वर्ग कहा है। ध्यान रखिएगा आप लोग, यहां पे वकीलों का स्वर्ग वर्ड ऐड है, और ये किसने कहा है, जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ज्यादा लेंदी बोला है, वही आंसर आते हैं आइबर जेनिंग साहब ने। सर आइबर जेनिंग साहब ने ये कहा है, और आइबर जेनिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, इनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स एमपीपीएससी सीधे पूछता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर है, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को मैंने कवर करने की क्या की है, कोशिश की है। चलिए तो आइए अगली बात करते हैं। अब अगला है ए ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां थोड़ा देखना है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये मिक्सचर है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर है, अब अपने को यह देखना है कि भैया हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण है। मतलब क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पे फ्लेक्सिबल है और कहीं पर बहुत ज्यादा रिजिड है। क्लियर है, और ये दोनों फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। क्लियर है, अब ऐसा क्यों किया गया, तो नेहरू जी का एक बहुत प्यारा स्टेटमेंट है जो आपके सामने लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। उन्होंने कहा कि while we want the constitution to be as solid as permanent as we can make it, मतलब उन्होंने ये कहा कि हम अपने संविधान को उतना सॉलिड, उतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन ना हो। पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, दुनिया की कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। यह बात उस समय के बुद्धिजीवी लोग जो थे वो जानते थे। जितने भी हमारे यहाँ के इंटेलेक्ट पर्सन थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, वो सारे के सारे इस चीज को जानते थे कि हमेशा एक सी सिचुएशन नहीं रहने वाली है, समय के साथ सिचुएशन क्या होगी, बदलेगी। क्लियर है, तो उन्होंने बताया
कि देयर इज नो परमानेंसी इन कॉन्स्टिट्यूशन। कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं हो सकता कि जो हमने आज बना दिया वो हमेशा बना रहेगा। इसलिए जो हमारी प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, इस प्रोग्रेसिव सोसाइटी के अंदर जो चेंज आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो हमें नेशन की ग्रोथ को देखते हुए हमें समय पे जब जरूरत पड़े तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की सुविधा होनी चाहिए। क्लियर है? फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल ऐड किया गया, ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल नंबर 368। क्या ऐड किया गया? आर्टिकल नंबर 368 ऐड किया गया, ध्यान रखिएगा। और इसमें दो तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बताए गए हैं, अपन डिटेल में बात करेंगे। पर यह स्टेटमेंट किसका है? तो पंडित नेहरू जी का है। यह क्वेश्चन आपसे सीधे तरीके से पूछा जा सकता है। अभी इससे रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे मैं कवर करूंगा, पर यहां ध्यान रखिएगा फ्लेक्सिबिलिटी और नॉन रिजिडिटी दोनों की अगर हम बात करते हैं, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों की अगर हम बात करते हैं, तो यहां आपको बहुत ध्यान रखना है, ये सीधे रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल 368 2020 एमपीपीएससी 2020 का अगर आपने पेपर दिया है तो आपको पता है कि फेवरेट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368 आर्टिकल किसका? हमारे एमपीपीएससी का। आइए बात करते हैं, इसी से रिलेटेड है। किसका कथन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। बहुत ही प्यारा क्या करता है? बैलेंस प्रोवाइड करता है। क्लियर है? ठीक है, तो अपने को बताना है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच बेस्ट इक्विलिब्रियम कौन प्रोवाइड करता है, ध्यान रखना है आपको। तो केसी वियर साहब हैं, आपको यहां ध्यान रखना है कौन है? केसी वियर साहब हैं, जिन्होंने ऐसा बोला था कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है और रिजिडिटी है इनके बीच में बहुत अच्छा इक्विलिब्रियम अगर कोई प्रोवाइड करता है तो वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? ऐसा किसने बोला है? केसी वियर साहब ने बोला है, ये दिमाग में अपने रखिएगा। अगली बात करते हैं। क्लियर? अब ध्यान रखिएगा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नाइदर रिजिड और नॉर फ्लेक्सिबल बट अ सिंथेसिस ऑफ बोथ। अगर हम कहें तो दोनों के जो साइलेंट फीचर्स हैं इसमें हमको देखने को मिलते हैं। कैसे देखने को मिलते हैं आइए हम ध्यान देते हैं। चलिए, सबसे पहले आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स फॉर टू टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। अब देखिए, दो तरीके के अमेंडमेंट। अभी जैसे आपसे एक सीधा क्वेश्चन इस समय करंट में चल रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन। अगर वन नेशन वन इलेक्शन आता है तो वो कैसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा? क्योंकि बहुत सारी चीजों में हमें चेंज करना पड़ेगा। सपोज दैट जीएसटी आया था, आपको याद होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर 101, आपको पता है ये किससे रिलेटेड है? जीएसटी से रिलेटेड है। तो आपको एक बात अपने दिमाग में रखनी है या पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? जब जीएसटी आया तो आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति, हमें क्या करना था? आधे से ज्यादा राज्यों से क्या करना था? सहमति लेकर आनी थी कि भैया आप भी इस बात पे सहमत हो या नहीं हो कि पूरे इंडिया में क्या हो? जीएसटी इंप्लीमेंट हो। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि एक स्ट्रक्चरल चेंज था। क्लियर है? तो एक तो हो गया स्पेशल मेजॉरिटी विद, ध्यान रखिएगा स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए और उसके साथ में आधे से ज्यादा राज्यों की क्या चाहिए? सहमति चाहिए हमें। एक ये केस हो गया और एक हो गया प्रेजेंट एंड वोटिंग में स्पेशल मेजॉरिटी 2/3। सिर्फ दो ही तरीके आर्टिकल नंबर 368 में दिए हैं। वैसे देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन तीन तरीके से अमेंड होता है, एक सिंपल मेजॉरिटी से, एक स्पेशल मेजॉरिटी से, एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति। ये तीन तरीके होते हैं। तो जो सिंपल मेजॉरिटी से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है उसको एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम कंसीडर नहीं करते। बाकी जो बचे हुए हैं, ध्यान रखिएगा, जिनको हम स्पेशल मेजॉरिटी के साथ क्या करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं, उसको हम क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं। ध्यान रखिएगा, सम प्रोविजन कैन बी अमेंडेड बाय द स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, और 2/3 ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स। ध्यान रखिएगा, यहां लिखा है 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स, मतलब हमारे मेंबर्स की 2/3 मेजॉरिटी होगी, उसी को हम स्पेशल मेजॉरिटी के अंदर कंसीडर करेंगे। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड अ मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द ईच हाउस, मतलब किसी भी हाउस का जो 2/3 मेजॉरिटी होगी, अगर वो होगी तभी क्या होगा? ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा। Some other provision can be amended by a special majority of the parliament and with the rectification by half of the total state.
ध्यान रखिएगा स्पेशल मेजोरिटी के बाद जब रेक्टिफिकेशन हो जाएगा हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स का, तभी हम कंसीडर करेंगे, क्या करेंगे, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रूप में एक्सेप्ट करेंगे। क्लियर है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ये दो तरीके हमारे आर्टिकल नंबर 368 में दे रखे हैं, ध्यान रखिएगा, किसके, अमेंडमेंट के। और ये भी ध्यान रखिएगा जब जीएसटी आया था तब आर्टिकल नंबर 368 में भी चेंज हुआ था। दो आर्टिकल जरूर ध्यान रखिएगा, आर्टिकल नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर 24, अमेंडमेंट नंबर 24 एंड अमेंडमेंट नंबर 101, जहां पर हमने बात की है अमेंडमेंट किसके अंदर, आर्टिकल 368 के अंदर। मतलब आर्टिकल 368 के अंदर कब कब चेंज हुआ, तो आर्टिकल नंबर 24 के साथ साथ आर्टिकल नंबर 101। ध्यान रखिएगा, एमपीपीएससी 2020 का क्वेश्चन है ये सीधे तौर पे कि आर्टिकल 368 में कब कब चेंज किया गया। तो ध्यान रखिएगा अमेंडमेंट नंबर 24 एंड अमेंडमेंट नंबर 101। क्लियर है, ये दिमाग में अपने रखिएगा। इंदिरा जी के समय आर्टिकल 24 में चेंज आया था। क्लियर है, चलिए अगली बात करें। Some provision of the Constitution can be amended by a simple majority of the Parliament in the manner of ordinary legislative process। ध्यान रखिएगा, कुछ सिंपल मेजोरिटी से भी पास हो जाता है, ठीक है, उसको हम अमेंडमेंट के रूप में कंसीडर नहीं करते। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, चलिए ये बात आपके दिमाग में क्लियर हो गई। तो अब जैसे कोई सिंपल मेजोरिटी से कोई बिल पास हो रहा है, ये फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है कि चलो इसके लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गई बात, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर संविधान किसने कहा है। यहां पे अपने को बताना है कि मोर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है। क्लियर है, तो ये ध्यान रखिएगा, सर आइबर जेनिंग्स ने कहा है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत ज्यादा क्या है, रिजिड है। क्लियर है, किसने कहा है, आइबर जेनिंग्स ने। इक्विलिब्रियम किसने कहा है, केसी वियर साहब ने। ध्यान रखिएगा, क्लियर है। और इन फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया जा सकता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। किसने बोला है, नेहरू जी ने बोला है। इन स्टेटमेंट्स को आप अपने दिमाग में रखिएगा। क्लियर है, आइए अगली बात करते हैं। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। अगर हमारा जो थर्ड पॉइंट देखा जाए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर की बात की जाए, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल है, मतलब कभी फेडरल स्ट्रक्चर को शो करता है, कभी यूनिटरी स्ट्रक्चर को शो करता है। क्लियर है, तो अब हमें यह देखना है कि कौन कौन से फीचर्स हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर को शो करते हैं, कौन कौन से ऐसे फीचर हैं जो यूनिटरी फीचर को क्या करते हैं, शो करते हैं। क्लियर है, तो फेडरलिज्म की अगर अपन बात करते हैं तो कौन कौन से फीचर हैं जो हमें बताते हैं कि नहीं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, फेडरल है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हमारे में द टर्म फेडरेशन हैज नाउ आर बीन यूज्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल। टू गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। डिवीजन ऑफ पावर है हमारे पास, आपको पता है सेवेंथ शेड्यूल के अंदर स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है और उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को शो करता है कि स्टेट्स की पावर को कर्व नहीं किया जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज बहुत अच्छी बात है, हमारे इंडिया के अंदर सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब संविधान से बढ़कर कोई भी नहीं है, और यह इंडिया की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ठीक है, अगली बात क्या है, द रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यस, जब स्टेट्स की सहमति होगी तभी किसी भी चीज का क्या हो पाएगा, बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज हो पाएगा। जो अभी आर्टिकल 368 के अंदर हमने देखा वो यहां पे शो करता है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, यह भी हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए है। और अगला है बाइकैमरलिज्म। ध्यान रखिएगा, जो द्विसदनात्मक व्यवस्था है हमारे यहां, लोकसभा एंड द राज्यसभा, दोनों हाउसेस हमारे यहां हैं। जो राज्यसभा है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, स्टेट के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, इसलिए यह भी फेडरल स्ट्रक्चर का ही क्या है, पार्ट है। ध्यान रखिएगा, क्लियर है। अब यहां ध्यान रखिएगा, संघवाद में अगर बात करें तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों और जिम्मेदारियों का वितरण शामिल है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय स्वशासन की अनुमति देते हुए एकता बनाए रखना है। ध्यान रखिएगा, जो हमारा क्षेत्रीय स्वशासन है वो भी क्या रहे, मेंटेन रहे, और देश का यूनिटरी फीचर भी क्या रहे, मेंटेन रहे। यहां के फेडरलिज्म का मतलब वो है।
अब यूनिटरी फीचर कौन कौन शो करता है ये बात कर लेते हैं अपन यूनिटरी फीचर की। ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सबसे पहली बात तो ये है, क्लियर है। एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंट्रल चेंज कर सकता है, इस वजह से अगर देखा जाए तो ये भी एक यूनिटरी फीचर है। सिंगल सिटीजनशिप है, जैसे यूएसए में बात की जाए तो डुअल सिटीजनशिप है, मतलब क्या है, स्टेट की अलग लेनी पड़ेगी, सेंट्रल की अलग लेनी पड़ेगी। स्विट्जरलैंड चले जाओ तो वहां डिस्ट्रिक्ट की भी लेनी है, तो तीन तीन सिटीजनशिप है, क्लियर है। पर आपको यहां ध्यान रखना है, हमारे यहां हमारी सिर्फ एक आइडेंटिटी है, वो है कि हम इंडियन हैं, क्लियर है। सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी है कि हम क्या हैं, इंडियन हैं, क्लियर है। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अभी अपन ने बात करी कि बहुत फ्लेक्सिबल भी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी यूनिटरी फीचर को शो करता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, मतलब भैया हमारे यहां लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का मैटर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, यह भी यूनिटरी फीचर को क्या करता है, शो करता है। ठीक है, क्लियर है। अब अगली अपन बात करें तो ऑल इंडिया सर्विसेज जो हैं और इमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं वो भी क्या करते हैं, यूनिटरी फीचर्स को शो करते हैं, क्योंकि जब इमरजेंसी लगेगी तो पूरी पावर किसके पास चली जाएगी, प्रेसिडेंट के पास चली जाएगी। इसलिए ध्यान रखना है आपको, इमरजेंसी प्रोविजन यूनिटरी फीचर को शो करता है। ठीक है, और ऑल इंडिया सर्विसेज ध्यान रखिएगा, ये भी यूनिटरी फीचर को शो करती हैं कि कोई भी जो अधिकारी होगा वो किसी भी देश के किसी भी कोने से आके किसी भी स्टेट के अंदर क्या कर पाएगा, ध्यान रखिएगा, एज ए एग्जीक्यूटिव काम कर पाएगा, क्लियर है, एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में काम कर पाएगा, क्लियर है। चलिए अगली बात करते हैं, ध्यान रखिएगा वो एग्जीक्यूटिव पे मत ले जाइएगा, कहां पे कि भैया आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो अपन बात करेंगे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, उस पे मत ले जाइएगा उसको। ठीक है, चलिए, और अगली बात ध्यान रखना है कि जो यहां पे एक चीज और है, हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको क्या है, जो पावर है, अपशिष्ट शक्तियां अगर अपन बात करते हैं, रेसिडुअल पावर्स किसके पास है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ये भी क्या है, ध्यान रखिएगा, यूनिटरी फीचर को शो करता है कि कभी भी मान लीजिए कॉन्करेंट लिस्ट की बात हो और वहां पर सुप्रीमेसी किसकी होगी, तो वो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो ये भी एक यूनिटरी फीचर को शो करता है। अब अगली बात करते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ध्यान रखिएगा, इट कंटेन्स द ऑल द यूजुअल फीचर ऑफ द फेडरेशन। ठीक है, वो अभी आपको मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी कि कौन कौन सी हैं। चलिए अब अपन बात करते हैं कि ये यूनिटरी फीचर को शो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब अगली बात करते हैं, यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, फेडरल हैज ना, यहां देखना है द टर्म फेडरेशन है नाउ वेयर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखिएगा, कहीं पे भी फेडरेशन शब्द को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं किया गया है। आर्टिकल 1 के अंदर क्या यूज किया गया है, ध्यान रखिएगा, कभी आपसे पूछा जा सकता है कि फेडरेशन वर्ड को यूज किया गया है क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि फेडरेशन वर्ड को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूज नहीं किया गया है, क्लियर है। आर्टिकल 1 के अंदर यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड यूज किया गया है। क्या वर्ड यूज किया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट, क्लियर है। और आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो यूनिटरी फीचर को भी शो करता है कि जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो हमारी बाउंड्री को अल्टर कर सकती है, हमारे स्टेट को डिवाइड कर सकती है। ऐसे बहुत सारे फीचर हैं जो क्या करते हैं, हमारे यूनिटरी फीचर को शो करते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, फेडरेशन वर्ड कहीं पे यूज नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। यहां पे यूज किया गया है यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ, ध्यान रखिएगा, इसका मीनिंग क्या हुआ, राज्यों का संघ। और आर्टिकल 2 जब आप पढ़ोगे तो आपको पता है कि जो हमारा इंडिया है वो क्या है, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बिना, ध्यान रखिएगा, हमारा जो इंडिया है उसके अंदर एक प्रोविजन है बहुत सिंपल का, स्टेट को हम कितना भी डिवाइड कर सकते हैं पर कंट्री को डिवाइड नहीं कर सकते, क्लियर है। तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है क्या, हमारा इंडिया, क्लियर है। यह बात आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 2 के अंदर यह बात निकलकर आती है, क्लियर है। तो यह भी हमारे यूनिटरी फीचर को शो करता है। इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय द स्टेट्स। हमारे स्टेट्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है कि इंडियन फेडरेशन बन के आए, ठीक है। नो स्टेट हैज द राइट टू फॉर द फेडरेशन। ध्यान रखिएगा, किसी भी हमारे स्टेट को बिल्कुल प्रोविजन नहीं है कि वो किसी भी तरीके से हमारे स्टेट से क्या हो पाए, अलग हो पाए। अगली बात करते हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं हमारे सामने, ध्यान रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। पहले यहां बात करेंगे क्वासी फेडरल की।
तो क्वासी फेडरल केसी वियर साहब ने कहा है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगली बात करते हैं, ठीक है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, सौदेबाजी का संघवाद, ध्यान रखिएगा किसने कहा है, तो ध्यान रखिएगा मॉरिस जोन्स ने कहा है। क्लियर है, क्या कहा है, ध्यान रखिएगा बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा है। इसका मतलब क्या होता है, भारतीय संघवाद में राज्य संसाधनों और शक्तियों के लिए केंद्र के साथ बातचीत करता है। मतलब क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे आप अपने रिसोर्सेस के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भैया हमारे यहां कोई आपदा आ गई, हमारे यहां ज्यादा जरूरत है, हमारे यहां ज्यादा बीमार हैं, इसके लिए हमें क्या करो, थोड़े से पैसे की जरूरत है, वो दे दीजिए। तो इसको इन्होंने क्या कहा है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म। क्लियर है। अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट, कोऑपरेटिव, क्वासी तो हो गया, अगला है कोऑपरेटिव। किसने कहा है, ध्यान रखिएगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा है ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ध्यान रखिएगा, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तीनों चीजों को मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। पहला क्या है, क्वासी फेडरल, अर्धसंघी किसने कहा, केसी वियर साहब ने। बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा है, ध्यान रखिएगा मॉरिस जॉनसन साहब ने, ठीक है। अगली बात अगर कहें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा है, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये तीनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है इसलिए। अगली बात करते हैं अपन, अब यहां पे हमने बता दिया आपको फेडरेशन विद द सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी, ये किसने कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, फेडरेशन विथ सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फेडरेशन विथ अ सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी किसने कहा है, तो ध्यान रखिएगा आइवर जेनिंग साहब ने कहा है कि केंद्रित प्रवृत्ति वाला संघ है। ध्यान रखिएगा, केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला क्या है, संघ है, ऐसा किसने कहा है, आइवर जेनिंग साहब ने कहा है। क्लियर है, चलें, तो क्वासी फेडरल केसी वियर साहब ने कहा है। क्लियर हो गई बात, आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। फेडरेशन विथ अ सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी किसने कहा है, आइवर जेनिंग्स ने। आइए अगली बात करते हैं। अब यहां पे कुछ यूनिटरी फीचर के, यूनिटरी नेचर के जो साइलेंट फीचर हैं वो दिए हुए हैं, आपको लगे तो फटाफट पढ़ लीजिएगा। संसद एक नया राज्य बना सकती है, इसलिए यूनिटरी है, ठीक है। नेचर के अंदर संसद किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है या घटा सकती है, संसद किसी राज्य की सीमाएं या नाम बदल सकती है, संविधान में राज्य की भौगोलिक अखंडता की रक्षा का प्रावधान नहीं है। मतलब क्या है, अगर कोई एक स्टेट जो है दूसरे स्टेट की बाउंड्री को क्या कर रहा है, किसी भी तरीके से दिक्कत कर रहा है, जैसे अभी क्या हुआ था यहां पे, भी आपने रिसेंटली देखा होगा, कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में डिस्प्यूट हुआ था बाउंड्री को लेके। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरवीन करके उस विवाद को खत्म कर दिया, उस डिस्प्यूट को खत्म करने की कोशिश की। ऐसा ही कुछ कहां हुआ था, मेघालय और मणिपुर के बीच में शायद हुआ था, ऐसा कुछ। क्लियर है, चलिए अगली बात करते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन प्रणाली। हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, और बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे फीचर है, हमारा साइलेंट फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी इंपॉर्टेंट विशेषता है क्या, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पहले एक चीज समझेंगे, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया कहां से है, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, ध्यान रखिएगा आप लोग, कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। पर ध्यान रखिएगा, हमारे यहां जैसा ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री फॉर्म है वैसा नहीं चलता। कैसा चलता है, थोड़ा सा समझेंगे, कैसा समझेंगे। अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो यहां पे क्या है, यहां पे पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है। क्लियर है, यहां पार्लियामेंट की क्या है, सुप्रीमेसी है। क्लियर है, कहां पे, ब्रिटेन के अंदर। यूके के अंदर अगर मैं बात करूं तो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है, पार्लियामेंट ने कोई कानून बना दिया, बोल दिया, सपोज दैट ऐसा बोल दिया कि अब लंदन में कोई भी दुनिया का व्यक्ति नहीं जा सकता, सिर्फ ब्रिटिशर्स जा सकते हैं, तो नो वन कैन अमेंड इट। क्लियर है, कोई भी व्यक्ति दुनिया का उसको बदल नहीं सकता, अगर पार्लियामेंट ने वो कानून बना दिया है। ध्यान रखिएगा, इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाएगा। पर इंडिया के अंदर ऐसा है क्या, नहीं, ध्यान दीजिएगा, इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। मतलब क्या है, अगर सपोज दैट पार्लियामेंट ने कोई भी कानून बनाया, तो आप उसको जुडिशरी के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आराम से चैलेंज कर सकते हो।
क्लियर है। और अगर फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रहा होगा या कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होगा तो उसको नल एंड वाइड कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। और आपने अगर रिसेंटली केस देखा हो तो आर्टिकल नंबर 99 को अमेंडमेंट नंबर 99 को नल एंड वाइड कर दिया कौन, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। 2011 का 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेके था, ध्यान रखिएगा किसको लेके था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेके था, उसके भी कुछ पार्ट को ध्यान रखिएगा, पूरे अमेंडमेंट को नहीं पर कुछ पार्ट को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, नल एंड वाइड कर दिया है। क्लियर है। तो यह ध्यान रखना है आपको कि हमारा सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखिएगा, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन देता है किसके ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर। तो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से क्या है, थोड़ा डिफरेंट है। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब अगला एक बात और ध्यान रखना है आपको, दो तरीके के वर्ल्ड के अंदर क्या होते हैं, डेमोक्रेसी को चलाने के तरीके होते हैं। एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हाल ही में आपने अभी देखी होगी, कहां, यूएसए के अंदर। अभी हाल ही में ट्रंप साहब चुनकर आए हैं, ठीक है। यहां दो तरीके के क्या होते हैं, लेजिस्लेचर होती हैं। एक को हम बोलते हैं सीनेट, क्लियर है, एक को हम बोलते हैं सीनेट और एक को बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। क्लियर है। दोनों के अंदर लोगों को चुनने का राइट किसको है, सिटीजन्स को है। क्लियर है। दोनों के अंदर लोगों को चुनने का राइट किसको है, सिटीजन को है। और प्रेसिडेंट को भी कौन इलेक्ट करता है, ध्यान रखिएगा, जो कि एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। प्रेसिडेंट को भी कौन इलेक्ट कर रहा है, ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रेसिडेंट को भी सिटीजन इलेक्ट कर रहे हैं। ऐसा होता है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी के अंदर। किसके अंदर होता है, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी के अंदर। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, एक एग्जीक्यूटिव हुआ, एक लेजिस्लेचर हुआ। ध्यान रखिएगा यहां पर यूएसए के अंदर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होता। सीनेट के अंदर हर एक स्टेट से दो दो व्यक्ति चुनकर आता है और वो एग्जीक्यूटिव का फॉर्मेशन करता है। और यहां पे जो लेजिस्लेचर है ये हाउस ऑफ कॉमन्स है, ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है। क्लियर है। यहां पर लोग अलग से चुन के आएंगे, दोनों को चुनेगा कौन, सिटीजन। और प्रेसिडेंट को भी डायरेक्ट कौन इलेक्ट करेगा, ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट को भी डायरेक्ट इलेक्ट करेंगे कौन, सिटीजन्स। ट्रंप को डायरेक्ट लोगों ने वोट किया है। क्लियर है। और जो प्रेसिडेंट होता है वो एग्जीक्यूटिव का क्या होता है, पार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। इंडिया के अंदर क्या होता है, सिटीजन इलेक्ट करते हैं लेजिस्लेचर को, और ध्यान रखिएगा लेजिस्लेचर इलेक्ट करती है या चुनती है अपने में से एग्जीक्यूटिव को। जैसे कैबिनेट मिनिस्टर आर द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। क्लियर है। और ध्यान रखिएगा लेजिस्लेचर ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है प्रेसिडेंट के। क्लियर है। तो आपको यह बात पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से। जैसे अगर मैं दूसरे तरीके से कहूं तो हमारे यहां जो एग्जीक्यूटिव है वो बच्चा है किसका, लेजिस्लेटिव असेंबली का। क्लियर है। लेजिस्लेटिव का बच्चा है कौन, ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जीक्यूटिव। कौन है, एग्जीक्यूटिव। कहां, इंडिया के अंदर। यह होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एकदम क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। तब तक एक क्वेश्चन का मुझे जवाब दीजिए, सेपरेशन ऑफ पावर किस बुक के अंदर सबसे पहले डिफाइन किया गया और किसकी वो बुक थी, फटाफट मुझे बताइएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े अपन। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई कैसे हम ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से डिफरेंट हैं। पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए। फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में अंतर क्या है, ये बात आपको, पार्लियामेंट्री फॉर्म और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में डिफरेंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज ऑप्टेड फॉर the British parliamentary system of the government rather than the American presidential system of government। क्लियर है। हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है पर इससे भी हम थोड़ा अलग हैं। कैसे अलग हैं मैंने अभी आपको बता दिया है कि यहां पर ध्यान रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है, बिल्कुल सही बात है, पर पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी नहीं है इंडिया के अंदर। ठीक है। उसके ऊपर क्या है, जुडिशरी है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करती है, ध्यान रखिएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को समय समय पर इंटरप्रिटेट करती रहती है। अगली बात करते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश द पार्लियामेंट्री सिस्टम नॉट ओनली द सेंटर बट ऑल्सो फॉर द स्टेट। बिल्कुल सही है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम एस्टेब्लिश करता है सेंट्रल के लिए भी और स्टेट के लिए भी। बिल्कुल सही बात है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमने इसीलिए ऑप्ट किया है। अगली बात करते हैं, द फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया आर, ध्यान रखिएगा,
प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। ध्यान दीजिएगा, यहां नॉमिनल एग्जीक्यूटिव आपको पता है कौन काम करता है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव की तरह हमारे प्रेसिडेंट साहब नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं। और आर्टिकल नंबर 53 भी आपको पता होना चाहिए, 52 तो सबको पता होगा, पर आर्टिकल नंबर 53 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, यह बात करता है कि हमारे प्रेसिडेंट की जो पावर, एग्जीक्यूटिव पावर्स है, पूरे पैन इंडिया में रिलाय करेंगी। क्लियर है, ये ध्यान रखना है। रियल एग्जीक्यूटिव के रूप में प्रेसिडेंट काम करता है, सबको प्राइम मिनिस्टर काम करता है हमारे इंडिया के अंदर, आपको पता ही है। ठीक है, हमारे यहां क्या है अगला, मेजॉरिटी पार्टी जो है वो रूल करती है, या तो कोलिजन गवर्नमेंट होगी, कुल मिला के जिसके पास मेजॉरिटी होगी, मेजॉरिटी में से ही व्यक्ति अपना क्या चुनेगा, प्राइम मिनिस्टर चुनेगा, और मेजॉरिटी में से ही व्यक्ति अपने अंदर मिनिस्टर्स को क्या करेगा, चुनेगा। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो वो मिनिस्टर्स को इलेक्ट करेगा इसमें सिटीजन का कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक है, अगली बात है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, आर्टिकल नंबर 75 सब क्लॉज 3। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेचर को लेकर। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 75 सब क्लॉज 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी, ध्यान रखिएगा, एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। क्लियर है, मतलब पूरी जो हमारी कैबिनेट होती है, ठीक है, जो हमारा मंत्रिपरिषद होता है, वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ध्यान रखिएगा, विधायिका के लिए। ठीक है, चलिए। मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर, ध्यान रखिएगा, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो लेजिस्लेचर का क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द और द चीफ मिनिस्टर, अब बिल्कुल सही है, लीडरशिप हम प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में या चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप में पूरी गवर्नमेंट को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं और चलाते हैं। ठीक है, चलिए। और लोकसभा हमारे यहां क्या हो सकती है, भंग हो सकती है, ये आपको पता ही है। अगली बात करते हैं। ठीक है, यहां पे हमको ध्यान रखना है फंडामेंटली क्या डिफरेंस है हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ये अभी मैंने आपको बता दिया है। अब अगली बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सोवरेन बॉडी लाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट। द इंडियन स्टेट हैज द इलेक्टेड हेड रिपब्लिक, वाइल द ब्रिटिश स्टेट हैज, ध्यान रखिएगा, हेरिडिटरी हेड। मतलब क्या है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे बनेगा। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, यहां आपको ध्यान रखना है कि इंडियन पार्लियामेंट जो है वो सोवरेन नहीं है, इसके ऊपर जुडिशरी है, मैंने आपको बताया। क्लियर है, अब आपको ध्यान रखना है ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है वो क्या है, सोवरेन है। क्लियर है, अगली बात क्या है, हम रिपब्लिक की बात हो रही है, वो एक अलग साइलेंट फीचर के अंदर हम पढ़ेंगे, पर यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि हमारे यहां जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा, हेरिडिटरी नहीं होगा, मोनार्की नहीं होगी। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही में शायद किया कि नहीं किया मुझे नहीं पता, पर शायद वहां ऐसी कुछ चर्चा थी, क्योंकि वहां भी ध्यान रखिएगा हेड ऑफ द स्टेट क्वीन, या मैं कहूं कि किंग ऑफ ब्रिटेन होता है। क्लियर है, किंग ऑफ यूके जो होता है वही वहां का क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है। क्लियर है, और यूके के अंदर तो है ही ऐसा हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, किंग्स चार्ल्स हैं जैसे इस समय। क्लियर है, इसके पहले क्वीन विक्टोरिया थी। और अगर अपन बात करें इंडिया की, तो हमारे यहां इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट होता है। यूएसए की बात करें, वहां भी इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट होता है। तो ये दोनों रिपब्लिक कहलाएंगे। क्लियर है, अभी हमारे कौन से कैरिबियन स्टेट ने, ध्यान रखिएगा, क्या किया है, कैरेबियन स्टेट ने अभी मोनार्की को क्या किया है, अपने यहां समाप्त किया है और रिपब्लिक बना है। कौन सी कंट्री है, कौन सी कैरेबियन कंट्री है, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। क्लियर है, मोनार्की को एक्सेप्ट हम नहीं करते हैं, हमारे यहां जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा। रिपब्लिक का सीधा मतलब यही है। चलिए, अब अपन बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन आता है, ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस। मतलब क्या है, हमारा संविधान जो है वो बहुत सारी जगह से क्या किया गया है, लिया गया है। इसको हम कहते हैं संविधान हमारा उधार का बोरा है। संविधान उधार का बोरा है, ये किसने कहा है, अंबेडकर साहब ने कहा है। उससे पहले उन्होंने जो एक्चुअल कहा है वो क्या है, रैंसैकिंग ऑल द नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। अभी रैंसैकिंग क्या होता है, मान लीजिए एक सेल्फ है, सेल्फ के अंदर बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं, और उस सेल्फ को आप हिला दो एकदम, और उनमें से कोई जो बेस्ट किताब निकल कर आए, हालांकि इसका मतलब होता है तहस नहस कर देना, पर अगर मैं सामान्य शब्दों में कहूं तो उसका जस्ट निकालना, उसका अगर मैं कहूं जस्ट निकालना, तो वो क्या कहलाता है, रैंसैकिंग। क्लियर है, अब बात करते हैं इसकी बात क्यों कही अंबेडकर साहब ने।
अंबेडकर साहब ने कहा मान लो आपका कोई पड़ोसी है, उसने छोटी दीवार बनाई थी तो चोर कूदकर आ जाते थे, फिर पड़ोसी ने क्या किया, फिर से दीवार बनवाई और इतनी ऊंची दीवार बनवाई कि अब चोर कूदकर नहीं आ रहे हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए, पहले छोटी दीवार बनाना चाहिए, फिर बाद में बड़ी दीवार बनाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो गलत कर रहे हैं, आपको डायरेक्ट बड़ी दीवार बना लेना चाहिए। अब भले कोई ये कहे कि पड़ोसी का देख के बना लिया, अरे हमने दुनिया के जितनी भी डेमोक्रेसीज जो हमसे पहले बन चुकी थी उनके कॉन्स्टिट्यूशन को हमने लिया और उनके कॉन्स्टिट्यूशन की जो जो अच्छाइयां थी वो हमने क्या करी, एडॉप्ट की, और उनकी जो कमियां हमारे सामने दिख रही थी, दुनिया के सामने दिख रही थी, उनको हमने एडॉप्ट नहीं किया। अंबेडकर साहब का कहना है अगर कोई अच्छी बात है, किसी के एक्सपीरियंस से अगर आप सीख रहे हो तो आप सही हो। चाणक्य भी यही बोलते थे, है ना, सारे एक्सपीरियंस खुद लो, जरूरी थोड़ी है। तो रेन सेंकिंग ऑफ ऑल नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड ये किसने बोला है, ध्यान रखिएगा, ये बोला है बी आर अंबेडकर साहब ने। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। अब हमने कौन सी चीज कहां से ली है, तो सबसे पहले कहां से, ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज बोल रहा है, तो सबसे पहले हमने 250 से ज्यादा जो आर्टिकल्स हैं या तो डायरेक्ट या उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके कहां से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। अगली बात करें, अगली बात करते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है। देखिए यहां से सीधे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। रूल ऑफ लॉ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। लेजिस्लेचर की जो प्रोसीजर है वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। सिंगल सिटीजनशिप हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कैबिनेट का सिस्टम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज किस आर्टिकल के अंदर गिवन है ये मुझे जरा कमेंट के अंदर बताइए। क्लियर है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की यहां पे बात हो रही है, और बाइकैमरलिज्म, क्लियर है, ये सारी चीजें हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स लिए हैं हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी ली है हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, पर थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा क्या अंतर है, सपोज दैट हमारे पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया, ठीक है, उसके बाद हमारे किसी सिटीजन को भी लगा तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और उसे चैलेंज कर सकता है। ऐसा इंडिया में होता है, यूएसए के अंदर ऐसा नहीं होता, ध्यान रखिएगा। यूएसए में मान लीजिए पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया तो पहले वो जुडिशरी के पास जाएगा, आप रिव्यू कर लो, कानून बनने के बाद, लॉ बनने के बाद आप इस पे कोई भी इसमें आप कमेंट या किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। क्लियर है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू अभी जिसकी अपन बात कर रहे थे, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू हमने यूएस से लिया है, बस तरीका थोड़ा सा अलग है। क्लियर है, अभी अपन ने यही बोला। ठीक है, अगली बात क्या है, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। यहां पे इंपीचमेंट से याद आया आर्टिकल, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 61। ठीक है, आर्टिकल 61 में प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट है। तो जरा मुझे बताइए कि वाइस प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट कहां है, तो ये मैं आपको बता देता हूं, आर्टिकल नंबर 67 में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पर इंपीचमेंट वर्ड पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही जगह यूज किया गया है और वो है आर्टिकल नंबर 61, बाकी जगह इंपीचमेंट वर्ड यूज नहीं है। क्लियर है, 61 और 67 तो हो गए। अब मुझे बताइए आर्टिकल नंबर 124 सब क्लॉज 4 में क्या है, आर्टिकल नंबर 124 सब क्लॉज 4 के अंदर क्या है, जरा सोच के बताइए मुझे। क्लियर है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, देखिए ये कहां पे है, 124 का 4, और रिसेंटली किस जज के ऊपर आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 का यूज करने की बात की गई थी, और वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे कि हाई कोर्ट के जज थे, जरा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। तो चलिए, आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 आने की संभावना बहुत ज्यादा है हमारे एग्जाम में। ठीक है, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हमने कहां से लिया है, यूएसए से लिया है। अगली बात करते हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, ध्यान रखिएगा राज्यसभा में जो मेंबर्स का नॉमिनेशन है वो भी हमने कहां से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और ध्यान रखिएगा अभी सुधा मूर्ति जी को हमने रिसेंटली क्या किया है, नॉमिनेट किया है, सबसे लेटेस्ट वही है, 12th मेंबर। क्लियर है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। क्लियर है, ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा एक चीज, ध्यान रखिएगा, यहां पे हमने
आपको ध्यान रखना है कि भैया अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन की मेथड हमसे पूछेगा तो हमने कहां से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, ध्यान रखिएगा, फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर कहां से लिया है, कनाडा से लिया है। इसको सीधे मैं बोलूं तो जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स कहां से ली है, अगर एक तरीके से बोले तो कनाडा से ली है, ठीक है। चलिए देखिए, वेस्टिंग ऑफ द रिशुडिटरी पावर इन द सेंट्रल, ध्यान रखिएगा। अब वही मैं आपसे कह रहा था, अपशिष्ट शक्तियां किसके पास होंगी, केंद्र सरकार के पास होंगी, ये यहां पे लिया गया है। अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, ये भी कनाडा से लिया गया है कि भैया सेंटर के द्वारा ही गवर्नर का क्या होगा, अपॉइंटमेंट होगा, ये हमने कैनेडियन गवर्नमेंट से लिया है, ठीक है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल नंबर 143, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल नंबर 143, ध्यान रखिएगा, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी हमने कहां से लिया है, कनाडा से। 143, आई लव यू। अब उस माने वो चाहे ना माने, वो उसके ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट अपनी एडवाइजरी दे देता है, अब वो माने और चाहे ना माने, कौन, हमारी प्रेसिडेंट साहब, क्लियर है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, कॉन्करेंट लिस्ट ली है, ध्यान रखिएगा। समवर्ती सूची कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ट्रेड कॉमर्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं सेटिंग ऑफ 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हमने कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। चलिए अगली बात करते हैं, अगली बात करते हैं जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, ध्यान रखिएगा। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी, हमने कहां से लिया है, जर्मनी से लिया है, ठीक है। यूएसएसआर या रशिया, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, ध्यान रखिएगा। क्या था, 1990 या 1991 बोलूं, इसके पहले क्या था, यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन था, उसके बाद रशिया बना है, क्लियर है। उससे हमने क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज, ध्यान रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। मुझे बताइए सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज रिकमेंड की थी, हमने हालांकि ऐड 10 की, पर सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने कितनी रिकमेंड की थी, ये बताइए मुझे कमेंट के अंदर, ठीक है। आइडियल ऑफ जस्टिस, ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब ये ध्यान रखिएगा, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस कहां से निकल के आया, आपको पता है, रशियन रिवॉल्यूशन से निकल के आया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो हमारे प्रियम्बल के अंदर दिया हुआ है, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है, तो वो रशियन रिवॉल्यूशन से सीधे क्या है, इंपैक्ट है उसका, रशियन रिवॉल्यूशन का। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये तो सबको पता है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी, हमने कहां से लिया है, ध्यान रखिएगा, ये हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, क्लियर है। अगली बात करते हैं साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अगर आर्टिकल 368 कोई बोले कहां से लिया गया है, तो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ध्यान रखिएगा, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ कहां से लिया गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग, हमने ये जापान से लिया है। और इस पूरे लेक्चर के अंदर हमने जितनी बातें कवर कर ली हैं, उम्मीद करता हूं वो बातें आपको पूरी तरह समझ में आ गई होंगी। और मैंने जो क्वेश्चंस बताए हैं, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बताए हैं, उनको आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। आपसे प्रीलिम्स के अंदर पूछेगा, मेंस के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है। इस लेक्चर का सेकंड वीडियो देखने के लिए इरा इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और जितना हो सके शेयर करिए। उम्मीद करता हूं लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।